जब भी किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो होता है तो कहा जाता है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है। लेकिन जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा तो उसके पास एक्सेलरेशन आ जाता है और फिर उसका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन को समझने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, एक इक्वेशन ऑफ मोशन होता है ना, उसको पहले जानना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। जैसा कि हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था कि किसी ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम चेंज होता है और एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, जो कॉज होता है, वो इफेक्ट के इक्वल होता है। ये हमने न्यूटन का सेकंड लॉ में पढ़ा था। तो वैसे ही अगर सपोज अपने पास एक ब्लॉक है और इस पर कई सारे फोर्सेज अगर लग रहे हो, ऐसा मान लेते हैं कि एक फोर्स F1 लग रहा है इस तरह से, एक दूसरा फोर्स F2 लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, और एक थर्ड फोर्स लग रहा है इधर F3। तो जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आता है ना। तो ऐसा मान लें कि एक्सेलरेशन जो है वो इधर है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, तो जैसा कि न्यूटन का सेकंड लॉ में हमने देखा था कि उसके हिसाब से होता है F एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक से ज़्यादा फोर्सेज लग रहे हों तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे उसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स होगा उसको पॉजिटिव लिया जाता है और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको निगेटिव लिखा जाता है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में देखेंगे कि यहाँ पर एक फोर्स है F1, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है F2 और फिर एक और फोर्स है एक्सेलरेशन की तरफ, वो है F3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें डायरेक्शन भी आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो अब ये जो इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें से जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है कॉज और ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है इफेक्ट। कॉज हमेशा इफेक्ट के इक्वल होता है लेकिन इफेक्ट कॉज नहीं होता। हमेशा ध्यान रखना है कि जो MA है, MA कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स का इफेक्ट है। तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में एक्सेलरेशन को साइड में दिखाते हैं। MA कोई फोर्स नहीं है, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम में MA कोई फोर्स मान करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम में MA एक फोर्स लगा देते हैं और फिर उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते टाइम में ऐसा गलती करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि MA कोई फोर्स नहीं है। MA के अलावा जो भी फोर्सेज लग रहे हों उनको हम लोग ऐसे पॉजिटिव लिखेंगे जब एक्सेलरेशन की तरफ होगा फोर्स, निगेटिव लिखेंगे जब एक्सेलरेशन के ऑपोजिट होगा, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। एक्सेलरेशन जो है वो प्रभाव है और ये कहेंगे कि जो फोर्स है वो कारण है। मोशन का कारण है फोर्स और MA जो है ये प्रभाव है। ठीक है, कॉज हमेशा इफेक्ट के इक्वल होता है। ठीक, अच्छा, तो अब हम लोग ऐसा करेंगे कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमने लिखना सीख लिया। अब क्या करेंगे,
ये जानते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे करते हैं, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टेप्स यूज्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम्स based on accelerated motion, है ना। तो हम क्या करेंगे कि ये स्टेप्स तो सीखते ही हैं, साथ में एक क्वेश्चन भी करते चलते हैं ताकि हमें स्टेप्स समझ में आए, है ना। तो उसके लिए साथ में स्टेप्स लिखेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए भी चलते हैं, ठीक है। तो इधर हम लोग लिखेंगे स्टेप्स और इधर जो है वो क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फिगर बना लेते हैं। जैसे ये एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है ना, ये हो गया स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, जिसका कि इंक्लिनेशन मान लेते हैं अल्फा है। इसका इंक्लिनेशन हमने अल्फा मान लिया। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक ब्लॉक रखा है। हमें पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ठीक। अब आते ही इधर स्टेप्स भी सीखते रहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला काम ये है। तो हम लोग यहाँ पर उस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जो कि इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, जिसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखेंगे कि इस पर कुल मिलाकर के सिर्फ दो फोर्सेज लगेंगे। एक तो आएगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक आएगा नॉर्मल जो कि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो कहता है कि रिजोल्व द फोर्सेस along acceleration and perpendicular to acceleration। तो जब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस करते थे तो हम लोग फोर्सेस को रिजोल्व करते थे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, है ना। जबकि यहाँ पर हमें कोई एक्स वाई डायरेक्शन नहीं लेना है। हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर है। जिधर एक्सेलरेशन होगा उसके डायरेक्शन में सारे फोर्सेस पता होना चाहिए और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सारे फोर्सेस पता होना चाहिए। तो अब देखेंगे कि ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन किधर होगा। इसका एक्सेलरेशन जो आएगा वो आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, है ना। ऐसे एक्सेलरेशन आएगा इधर। मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक। क्योंकि जब इसको ब्लॉक को रिलीज किया जाएगा तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही चलने की कोशिश करेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे कि दूसरा स्टेप को हम लोग पहले कंप्लीट करते हैं। दूसरे स्टेप में कहा गया कि रिजोल्व द फोर्सेज अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। तो जब भी रिजोल्व करने के लिए हमें कहा जाए तो ध्यान रखना है कि उन फोर्सेज को ही रिजोल्व करना है जो कि एक्सेलरेशन के पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं हो।
जो पहले से ही एक्सेलरेशन के पैरेलल हो, जो परपेंडिकुलर हो, उनको कभी रिजोल्व नहीं करना है। तो इसमें देखेंगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स है वो एक्सेलरेशन के पहले से ही परपेंडिकुलर है। ठीक, mg ऐसा फोर्स है जिसका कि कोई भी कंपोनेंट जो कि mg जो है वो इंक्लाइन प्लेन के या एक्सेलरेशन के पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है। इसलिए हमें यहाँ पर mg को रिजोल्व करना है। तो इसलिए क्या करेंगे कि mg का कंपोनेंट निकालते हैं। किधर निकालेंगे? एक तो एक्सेलरेशन के पैरेलल इधर और एक एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर इधर। ठीक है, तो जो हमने पहले सीखा है कि अगर ये इंक्लिनेशन अल्फा होगा तो ये वाला एंगल भी अल्फा होना चाहिए वर्टिकल, और नॉर्मल के बीच का एंगल भी अल्फा होता है। तो mg का कंपोनेंट इधर आएगा mg cos अल्फा, और एक्सेलरेशन के पैरेलल आएगा mg sin अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन के पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर रिजोल्व करना है, वो हमने कर दिया। इसके बाद थर्ड स्टेप जो है इसमें वो ये है कि राइट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना हो तो क्या करेंगे? तो आप देखेंगे कि अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने को हमने सिखाया वही वाली चीज़ अप्लाई करनी है। तो देखेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है ना। यहाँ क्या कहा गया था? एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स हो उसको पॉजिटिव लिखें, उल्टा डायरेक्शन में जो फोर्स उसको निगेटिव लिखना है, और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करना है। यहाँ पर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है और वो है mg sin अल्फा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। हम चाहें तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चूंकि कोई एक्सेलरेशन है नहीं तो लिख सकते हैं n माइनस mg cos अल्फा मास इंटू जीरो एक्सेलरेशन। चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, और जब इक्विलिब्रियम होगा तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो जो दूसरा इक्वेशन है इसको तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू mg cos अल्फा। यहाँ से नॉर्मल फोर्स आ गया, हालांकि नॉर्मल फोर्स इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी ऐसे अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं। ठीक, तो हमने थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया कि दो इक्वेशन बनते थे, दोनों लिख लिया। ठीक है, कम से कम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन ज़रूर लिखना चाहिए। उसके बाद एक फोर्थ स्टेप आता है। फोर्थ स्टेप में कहते हैं कि फाइंड कांस्टेंट रिलेशंस इफ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरी हो तो कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करें। अब कहेंगे कांस्टेंट रिलेशन क्या है? तो जब मोशन जो है, जो कोई बॉडी है मोशन में होता है तो उसके मोशन में कई सारे लिमिटेशंस होते हैं, है ना। जैसे यही ब्लॉक देखेंगे, इसमें लिमिटेशन ये है कि ये जब भी चलेगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल ही चल सकता है। ग्रेविटी इसको नीचे ही ले जाएगा, हमेशा ऊपर नहीं जा सकता है जब तक ये और कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, है ना। ये इस कांस्टेंट को कहते हैं नेचुरल कांस्टेंट, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नेचुरल फोर्स है और उसके कारण से इसको नीचे जाना है और उसके कांटेक्ट में रहते हुए जाना पड़ेगा। ठीक, कुछ आर्टिफिशियल कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि
दो ऑब्जेक्ट को किसी स्ट्रिंग से अटैच कर दिया, और अगर स्ट्रिंग जो है वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं हो सकता, उस केस में दोनों जो ब्लॉक्स हैं, दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एक्सेलरेशन में एक स्पेशल रिलेशन होता है, उनकी वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, या उनके एक डिस्प्लेसमेंट में भी एक रिलेशन होता है। तो वो जो रिलेशन आता है उसी को कॉन्स्टेंट रिलेशन कहा जाता है ना। क्वेश्चन में जो है हमें दो ब्लॉक में से एक का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो दूसरे वाले का एक्सेलरेशन को भी रिलेट करना पड़ता है, और उसी रिलेशन को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट रिलेशन जब ज़रूरत पड़ेगी तब करेंगे, अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, है ना। हम लोग आगे कॉन्स्टेंट रिलेशन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी तो बस इतना जानना कि अगर हमें इस स्टेप को यूज़ ही नहीं करना, वैसे देखें तो इसमें कोई कांस्टेंट को यूज़ नहीं करना है, बस एक नेचुरल कांस्टेंट है जो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि वो नीचे की तरफ जाएगा, इसमें कोई रिलेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो कांस्टेंट रिलेशन आगे पढ़ेंगे, अभी इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो कांस्टेंट रिलेशन निकालना चाहिए। ठीक है, ये हो गया फोर्थ स्टेप। और एक फिफ्थ स्टेप होता है जिसमें कहा जाता है कि सोल्व ऑल द इक्वेशंस। सोल्व ऑल द इक्वेशंस मतलब ये है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा हमने, कांस्टेंट रिलेशन लिखा, ये तो जो जितने भी इक्वेशन होंगे सबको सोल्व करेंगे फॉर अननोन्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट रिलेशन तो है नहीं, बस ये दो इक्वेशन बने हैं, इनको सोल्व करना है। ठीक, तो अपना जो लग रहा है कि एक ही इक्वेशन, पहला वाला इक्वेशन को सोल्व करने से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो पहला वाला जो इक्वेशन है mg sin अल्फा इज इक्वल टू ma, तो m और m कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ गया g sin अल्फा, है ना। अगर नॉर्मल पूछा जाता तो इसको सोल्व करके यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक, तो ये सारे कुल मिलाकर के 5 स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करना है जब भी हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन पर एक एग्जांपल करते हैं, और इसमें देखेंगे कि एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि स्मूथ है और दो ब्लॉक हैं, तो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स if inclined plane is smooth and pulley is आइडियल। आइडियल का मतलब हुआ कि पुली मासलेस है, उसका कोई मास नहीं है, और साथ में फ्रिक्शनलेस भी है। ठीक, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए जो हमने स्टेप अभी सीखा है उस स्टेप को अप्लाई करेंगे। पहला काम तो यह है कि इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम है, जब छोटे वाले ब्लॉक का देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक टेंशन आएगा T और नीचे आएगा फोर्स mg। ये 4m जो मास है इस पर टेंशन आएगा ऊपर की तरफ T, और नीचे की तरफ इसका वेट आएगा 4mg। ठीक, एक नॉर्मल फोर्स आएगा इधर, तो कुल मिलाकर के इस पर ये 3 फोर्सेज लगेंगे। तो पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो एक्सेलरेशन है, आप देखेंगे कि जो इसका एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ आएगा A,
और चूँकि ये जो स्ट्रिंग है वो एक ही स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग हम लोग इनएक्सटेंसिबल मानते हैं इस पूरे चैप्टर में, अगर लिखा हो या नहीं लिखा हो इनएक्सटेंसिबल मानेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जिस एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक बड़ा वाला ब्लॉक जा रहा होगा इंक्लाइन प्लेन के नीचे, उतने ही एक्सेलरेशन से इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इसी को कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन कहा जाता है, जो हमने फोर्थ स्टेप बताया था। इसमें फोर्थ स्टेप क्या था, फाइंड कॉन्स्ट्रेंट रिलेशन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर फोर्थ स्टेप हमने पहले ही कर लिया कि दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है। अगर स्ट्रिंग में कोई इलॉन्गेशन नहीं होना चाहिए, तो जितना बड़ा वाला ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे खिसकेगा, इधर खिसकेगा, उतना ही इसको ऊपर जाना चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो वेलोसिटी भी इक्वल ही आएगा और एक्सेलरेशन भी इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो हमने फोर्थ स्टेप कर लिया। उसके बाद इसमें क्या करना होता है कि जो सेकेंड स्टेप था वो था कि फोर्सेस को रिजोल्व करना है, किधर, एक्सेलरेशन के पैरेलल और उसके परपेंडिकुलर। तो आप देखेंगे कि जो ये छोटा वाला ब्लॉक है राइट साइड में, इस ब्लॉक पर सारे फोर्सेस एक्सेलरेशन के पैरेलल हैं और इसलिए इसमें फोर्स को रिजोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो बड़ा ब्लॉक है जो इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, इसमें जो नॉर्मल और टेंशन है वो एक्सेलरेशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर है। लेकिन mg वाला 4mg एक ऐसा फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन के पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो हमें इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें उस फोर्स को रिजोल्व करना है जो एक्सेलरेशन के पैरेलल भी नहीं हो और परपेंडिकुलर भी नहीं हो, है ना। मतलब कि जो फोर्स एक्सेलरेशन के पैरेलल और परपेंडिकुलर होंगे उनको रिजोल्व नहीं करेंगे, जैसे कि नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, उसको रिजोल्व नहीं करेंगे। टेंशन है, एक्सेलरेशन के पैरेलल है, उसको रिजोल्व नहीं करेंगे। लेकिन mg जो एक्सेलरेशन के पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो उसको रिजोल्व करके लाएंगे, पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो ये अगर एंगल इंक्लिनेशन अल्फा है तो ये वाला एंगल वर्टिकल और ये नॉर्मल के बीच का एंगल भी अल्फा ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको रिजोल्व करते हैं तो इधर आएगा 4mg cos अल्फा और इधर आएगा 4mg sin अल्फा। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 37 डिग्री है, तो वैल्यू रखने के बाद ये आएगा 16/5mg, है ना। और यहाँ पर साइन 37 डिग्री रखेंगे तो ये आएगा 12mg/5। ठीक है, ये दो कंपोनेंट आ गए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो स्टेप था हमसे कहा गया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो इस छोटे वाले ब्लॉक का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो देखेंगे कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है टेंशन T, उसको पॉजिटिव लिखेंगे, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन फोर्स है mg, इसको निगेटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू उसका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया इस ब्लॉक का। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ है उसका इक्वेशन हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो उसका इक्वेशन जो है आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स आया है 12mg/5। तो पहले उसको लिखेंगे 12mg/5 और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है टेंशन, तो उसको माइनस करके लिखेंगे इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास दिया गया है 4m और इसका एक्सेलरेशन है a। ठीक है, तो
एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। कॉन्स्टेंट रिलेशन हम लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। फाइनल स्टेप जो था कि सारे इक्वेशन को सोल्व करो, तो इनको सोल्व करेंगे, ऐड कर देते हैं इनको। तो ऐड करने से क्या होगा कि जो t है वो कैंसिल हो जाएगा, ये t और t कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 12 mg बाई 5 माइनस mg इज इक्वल टू 5 ma, है ना। दोनों को ऐड कर दिया तो ये आ गया 7 mg बाई 5 इज इक्वल टू 5 ma, यानी m कैंसिल कर देंगे तो जो एक्सेलरेशन है वो आ गया 7g बाई 25। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन आ गया जो कि दोनों का ही एक्सेलरेशन है, दोनों ब्लॉक का इतना ही एक्सेलरेशन आएगा। अब इसमें नॉर्मल फोर्स नहीं पूछा गया है, चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। कहेंगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर फोर्स लग रहा है n और इधर लग रहा होगा 16 mg बाई 5, तो दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 16 mg बाई 5, है ना। तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में 3 ब्लॉक बनाए गए हैं और तीनों ब्लॉक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखे गए हैं, है ना। और एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है F, जो कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। हमें क्या करना है कि तीनों का एक्सेलरेशन और उनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स and normal reactions between the each pair of blocks। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए ब्लॉक्स को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, है ना। तो एक ब्लॉक ये हो गया, फिर दूसरा ब्लॉक ये हो गया और ये हो गया थर्ड ब्लॉक। ठीक, अब इन तीनों का जो मास है वो है m1, m2 और m3। अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर एक फोर्स लग रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स F। यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स लगेगा जिसको हम लोग मान लेते हैं कि ये N2 है, और इधर भी उतना ही रिएक्शन लगेगा N2। ठीक, अच्छा, इन दोनों जो ब्लॉक है, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आ गया N1। इस N1 का वैल्यू भी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, ये तो हो गए सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्सेस लगेंगे mg और नॉर्मल, उनको चाहे तो दिखा सकते हैं या नहीं भी दिखा सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके बारे में कुछ पूछा नहीं गया है और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग बना लेते हैं। तो नीचे आएगा इस पर वेट m1g और नीचे से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं, जो है वो लिख देते हैं n1 डैश। ठीक, अब m2 है, इसका नीचे वेट आएगा m2g और इस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा n2 डैश। फिर जो m3 ब्लॉक है इस पर नीचे की तरफ वेट आएगा m3g और एक ऊपर की तरफ नॉर्मल आएगा n3 डैश। ठीक है,
और हम ये देख सकते हैं कि तीनों ब्लॉक जो कि कांटेक्ट में है तो तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल आना चाहिए, है ना। तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल आना चाहिए ए, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसका एक्सेलरेशन ए, दूसरे वाले का भी ए, और फिर तीसरे वाले का भी ए। इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हर ब्लॉक का, जैसे पहला वाला ब्लॉक है इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स है n1, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, लिखेंगे मास m1 इंटू एक्सेलरेशन a। उसी तरह से जो दूसरा ब्लॉक है उसका इक्वेशन लिखेंगे, एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है n2, तो n2 को पॉजिटिव लिखेंगे, और उसके एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है n1, तो इसको माइनस लिखेंगे, इज इक्वल टू ब्लॉक का मास m2 एक्सेलरेशन a। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब जो थर्ड ब्लॉक है उसका इक्वेशन लिखना हो तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एक फोर्स है F, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स है n2, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ मोशन। फोर्थ स्टेप होता है कॉन्स्टेंट रिलेशन निकालना। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन हमने पहले यूज कर लिया है, ये है कि तीन ब्लॉक हैं, तीनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये कांटेक्ट में है ना। तो तीनों का इक्वेशन इक्वल रख दिया हमने, कांस्टेंट रिलेशन लग गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करना हो तो हम लोग इनको पहले ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा कि आप देखेंगे n1 कैंसिल हो जाएगा, फिर n2 कैंसिल हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a, यानी यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा वो हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकालते, क्योंकि देखिए एक तीनों ब्लॉक एक साथ में चल रहे हैं तो तीनों को मिला करके एक सिस्टम माना जा सकता है, एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, और उस सिस्टम पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है F, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है एक्सेलरेशन निकालने का, उसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बाई considering all the three blocks as a system। हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे एक ही फोर्स लग रहा है एक ही फोर्स लग रहा है F, और दोनों का, तीनों ब्लॉक्स का जो मास है वो है m1 प्लस m2 प्लस m3, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो है वो आ गया F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। ये एक्सेलरेशन आ गया जो यहाँ से हमने तीन इक्वेशन सोल्व करके निकाले थे, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट आए, ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि सारे ब्लॉक्स एक साथ में चल रहे हों, तो सिस्टम मान करके ऐसे कर सकते हैं कि जो है एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नेट ड्राइविंग फोर्स। जैसे इस केस में नेट ड्राइविंग फोर्स F है, बाकी n1 n2 सब कैंसिल हो जाएंगे, है ना। नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास इन मोशन। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हमने अभी यहाँ पर अप्लाई किया है।
तो उससे निकल जाएगा। नेट ड्राइविंग फोर्स क्या है यहाँ पर, ये है F, और टोटल मास जो साथ में चल रहे हैं वो है m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया। अब उसके बाद हमें नॉर्मल भी निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया फाइंड नॉर्मल रिएक्शंस। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो 3 इक्वेशन हमने ड्राइव किए थे, इन इक्वेशन में एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो n1, n2 और n3 निकाल सकते हैं, है ना, बाई putting the value of acceleration A in equations 1, 2 and 3 we can find। मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर आएगा n1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए इक्वेशन था, तो m1 और a का वैल्यू जो आया था अभी रख देंगे, f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना। तो n1 जो आएगा वो आ गया m1f बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, एक इक्वेशन हो गया। उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन था ये था n2 माइनस n1 इज इक्वल टू m2a। तो इसमें से n1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। तो यहाँ पर या ऐसे भी लिख सकते हैं n2 माइनस n1 का वैल्यू m1 में भी रख सकते हैं चाहे तो। यहाँ पर हमें तो सोल्व करना है। ये हो गया m2a, यानी n2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2a। तो a का वैल्यू रखने से आएगा m1 प्लस m2। a का वैल्यू है f डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, यहाँ से n2 का वैल्यू आ गया, ये हो गया n1 और ये हो गया n2। और तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में 2 ब्लॉक्स का अरेंजमेंट दिया गया है और इस अरेंजमेंट को एटवुड मशीन कहा जाता है। इस एटवुड मशीन का बार बार यूज आता है, बार बार क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, मतलब कि हमें इसमें जो 2 ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। तो यहाँ पर जो है किसी फोर्स को रिजोल्व करने की ज़रूरत तो है नहीं यहाँ पर, क्योंकि सारे फोर्सेज आप देखेंगे कि एक्सेलरेशन के पैरेलल रखेंगे। जैसे यहाँ पर टेंशन T मान लेंगे तो यहाँ भी टेंशन T होगा। इस पर m1g नीचे आएगा और इस पर m2g भी नीचे आएगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि m2 जो है वो ग्रेटर देन m1 है, तो ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा एक्सेलरेशन A से और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन से। दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट रिलेशन से, क्योंकि स्ट्रिंग जो है उसको हम लोग यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल मानेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे। तो m2 का इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में फोर्स है m2g और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है टेंशन T इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, जो दूसरा ब्लॉक है m1 उसका इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स है T, तो T को लिखेंगे पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन के अपोजिट फोर्स है m1g, उसको निगेटिव लिखेंगे, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये 2 इक्वेशन है कुल मिला करके, इन दोनों को सोल्व करना है हमें, है ना। तो
सोल्व करने का मतलब हम चाहें तो इनको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा कि टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a, यानी जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये एक्सेलरेशन हो गया। और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी 1 या 2 में रख देंगे तो टेंशन भी आ जाएगा। टेंशन का वैल्यू ये आएगा, जो कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए, 2m1 m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आ गया टेंशन का वैल्यू। इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं।